Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers। आज मैं आप सभी के सामने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन 1919 टू 1920। प्रथम विश्व युद्ध में भारत भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़ा था। गांधी जी तथा तिलक अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए सेना एकत्रित कर रहे थे। तुर्की ब्रिटेन और फ्रांस के विपरीत जर्मनी के साथ मिलकर लड़ रहा था। तुर्की का शासक खलीफा के रूप में देखा जाता था। इससे मुसलमानों का समर्थन गड़बड़ाते हुए देखकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने आश्वासन दिया था कि युद्ध जीतने के बाद तुर्की, मेसोपोटामिया तथा सीरिया जैसे पवित्र स्थलों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों की विजय होती है, वे तुर्की के विभाजन की योजना बना लेते हैं और तुर्की मामले को लेकर मुसलमान उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। भारत में हकीम अजमल खां, मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु कहा जाता था। तो भारत में हकीम अजमल खां, मोहम्मद अली और शौकत अली को नेतृत्व इसका सौंपा जाता है। इन लोगों ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। इसके बावजूद भी इन्होंने सोचा कि बिना कांग्रेस के समर्थन के यह आंदोलन प्रभावी नहीं हो सकता। इसके लिए कांग्रेस का समर्थन लेने की कोशिश की जाती है। गांधी जी तथा तिलक भी हिंदू तथा मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर देखकर कांग्रेस का मूल चरित्र धर्मनिरपेक्ष से हटाकर एक धर्म के मामले में आंदोलन करने को तैयार हो जाते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन बुलाया जाता है। इसमें गांधी जी को पहला खिलाफती घोषित किया जाता है। गांधी जी अली बंधुओं के साथ मिलकर खिलाफत के समर्थन में देशव्यापी दौरा करते हैं। लेकिन गांधी जी तथा अली बंधुओं के बीच फूट डालने की व्यवस्था भी अंग्रेज पहले से ही कर लिए थे। हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करने के लिए मुस्लिमों ने जामा मस्जिद से प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा भीड़ को संबोधित करवाया। सिखों ने स्वर्ण मंदिर से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू द्वारा भीड़ को संबोधित करवाया। मोहम्मद अली ने खिलाफत के प्रचार के लिए कामरेड नाम की पत्रिका निकाला। 1920 ईस्वी में सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है और कमाल पाशा को तुर्की का शासक बनाया जाता है। कमाल पाशा ने तुर्की का पश्चिमीकरण कर दिया और गांधी जी को भला बुरा कहना शुरू कर देता है, जिसके कारण आंदोलन निष्प्रभावी हो जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना यह कहना शुरू कर देते हैं कि हम पहले मुसलमान हैं, इसके बाद भारतीय। एक बघावी ने श्रद्धानंद की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा निर्मित किया गया असहयोग आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन C.R. दास, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पास ही नहीं हो पाता। फिर दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में जब कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता है तो C.R. दास द्वारा अचानक समर्थन कर देने के कारण प्रस्ताव प्रचंड बहुमत के साथ पास हो जाता है। इस प्रस्ताव के पास हो जाने के कारण एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। इससे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इलाहाबाद से पहली बार असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई।
तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ चंदा इकट्ठा हुआ था। असहयोग आंदोलन की रूपरेखा। फर्स्ट, सरकारी उपाधियों पदकों को वापस करना। सेकेंड, वकीलों द्वारा कचहरियों का बहिष्कार करना। थर्ड, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जैसे चूड़ियाँ, वस्त्र। नंबर 4, छात्रों तथा अध्यापकों को सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करने का आदेश दिया गया। नंबर 5, इस आंदोलन में सरकारी नौकरियों को तो छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ऐसा भी किया जा सकता है प्रस्ताव में शामिल था। इस आंदोलन के प्रस्ताव में प्रावधान किया गया था कि 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। इस आंदोलन के द्वारा कुछ रचनात्मक कार्य भी किए जाने लगते हैं, जैसे गांव-गांव में सूत काटने के लिए चरखा बांटे जाने लगा। देसी स्कूल खोलने पर बल दिया गया। इसी आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। जाकिर हुसैन ने इसी समय जामिया मिलिया इस्लामिया की विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जिसको बाद में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया जाता है। नोट: रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कपड़े की होली जलाना निष्ठुर बर्बादी है। इस आंदोलन में मद्य निषेध को शामिल नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी बिहार की महिलाएं ताड़ी की दुकानों पर जाकर धरना प्रदर्शन करती हैं और ताड़ के वृक्षों का सिर कलम करना शुरू कर देती हैं। आबकारी हानि को देखते हुए अंग्रेज ताड़ी पीने के लिए विज्ञापन शुरू कर देते हैं कि ताड़ी पीना बहुत लाभदायक है। जितने भी लोग महान हुए हैं वे लोग ताड़ी पीते थे, जैसे सिकंदर, नेपोलियन तथा जूलियस सीजर सभी ताड़ी पीते थे। सन 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में पहली बार खादी और चरखा को कांग्रेस के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसी समय गांधी जी खादी पर भाषण दे रहे थे तो एक युवक ने उठकर कहा कि खादी तो बहुत महंगा है। यह सुनकर गांधी जी अपनी खादी का वस्त्र उतारकर फेंक देते हैं और लंगोटी पहनकर अर्धनग्न फकीर के रूप में आजीवन रहते हैं। असहयोग आंदोलन के समर्थन में गांधी जी प्रभुदास के साथ मिलकर देशव्यापी दौरा करते हैं। रेलवे स्टेशनों पर जाकर जब ट्रेनें रुकती थीं तब तो स्त्री और पुरुषों से विदेशी कपड़ा उतारने का आग्रह किया जाता है। जब ट्रेनें चली जाती थीं तो कपड़े की होली जलाई जाती थी। प्रभुदास उल्लेख करते हैं कि ट्रेन से देखने पर भी आग की लपटें दिखाई देती थीं। बहिष्कार के रूप में सबसे ज़्यादा सफल बहिष्कार कचहरियों का हुआ था। सबसे ज़्यादा वकील जो है बंगाल की कचहरी से बहिष्कार किए थे। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में यह बहुत सफल रहा था। वस्त्रों के रूप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बहिष्कार विदेशी वस्त्रों का हुआ था। कपड़े का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात में हुआ था। जैसे जैसे 1 वर्ष का समय बीतता गया तो लोगों का उत्साह ठंडा होता गया। दुकानदार अपनी दुकान खोलने लगे, वकील भी कचहरी जाने लगते हैं। यह देखकर गांधी जी गुजरात के बारदौली से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का मन बना लेते हैं। इसी बीच 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर घटना हो जाती है। असहयोग आंदोलन के समय में गांव के कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे। इनके साथ कुछ पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार कर देते हैं, जिसके कारण भीड़ उग्र हो जाती है। पुलिसकर्मी जब जाकर थाने में शरण लेते हैं तो उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दिया, जिससे 20 पुलिसकर्मी, एक दरोगा और एक दरोगा का लड़का मारे जाते हैं। कुल मिलाकर 22 लोग मारे जाते हैं, जिससे 20 पुलिसकर्मी, एक दरोगा और एक दरोगा का लड़का मारे जाते हैं। कुल मिलाकर 22 लोग मारे जाते हैं। इस घटना को देखकर गांधी जी
12 फरवरी 1922 ईस्वी में बारदोली से असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। गांधी जी के इस कार्य को देखकर पूरा देश आश्चर्यचकित हो जाता है। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, श्री आर दास गांधी जी की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी मोतीलाल नेहरू ने इस पर कहा था कि घटना कन्याकुमारी जैसे छोटे से गांव में हो और इसका खामियाजा पूरा देश भुगते, ये बात अच्छी नहीं है। इस पर गांधी जी ने कहा था कि चाहे आप लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मैंने जो किया है वह अच्छा ही किया है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो अंग्रेज इस पर प्रतिशोधवश कोई बड़ी कार्यवाही कर सकते थे। गांधी जी की जब आलोचना शुरू हो जाती है तो अंग्रेज सोचते हैं कि गांधी जी अब अलग थलग हो गए हैं, इसलिए गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर बम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमा चलता है। इसके मुकदमे की कार्यवाही ब्रूमफील्ड नामक जज देख रहा था। राजद्रोहात्मक अधिनियम की धारा 124A के तहत गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है और 6 वर्ष के लिए पूना की अरौंधा जेल में भेज दिए जाते हैं। इस पर गांधी जी ने कहा था कि यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी तिलक की श्रेणी में आ गया। असहयोग आंदोलन को सफलता के रूप में देखा जाए तो यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। इसमें देश का एक बहुत बड़ा भाग शामिल हुआ था। गांधी जी का जो उद्देश्य था कि धीरे धीरे आंदोलन जनोन्मुख हो, यहीं से शुरू हो जाता है। इस आंदोलन के समय गांधी जी के साथ लुई फिशर नामक पत्रकार रहते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।